Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे ईटा MD-CAT नीट सेशन में आर्टिकल का नाम है दैट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा और फिर हम बात करेंगे कि बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ी सी बेस डाली जाए वो अपनी पीएच चेंज ना होने दे, ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन that resists the change in pH upon the addition of small amount of acid or base called buffer solution, उसको buffer solution कहते हैं। या स्टूडेंट solution that control the pH of medium upon the addition of small amount of acid or base or dilution, ऐसा सॉल्यूशन जो मीडियम की पीएच चेंज ना होने दे, पीएच को कंट्रोल करे जब मीडियम में थोड़ा सा एसिड थोड़ी सी बेस डाली जाए या जब मीडियम को डाइल्यूट किया जाए, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, बफर सॉल्यूशन कहलाता है जी। दूसरी डेफिनेशन, या सॉल्यूशन दैट डज नॉट अलाउ द चेंज इन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन दैट डज नॉट अलाउ change in hydrogen or hydroxyl ion concentration upon the addition of small amount of acid or base or upon dilution, such solution is called buffer solution, उसको हम buffer solution कहते हैं। स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन का दूसरा नाम एम्फोलाइट है। बफर सॉल्यूशन को एम्फोलाइट क्यों कहते हैं? बफर सॉल्यूशन को एम्फोलाइट इसलिए कहते हैं चूंकि बफर सॉल्यूशन एसिड के इफेक्ट को भी नलीफाई करता है और बेस के इफेक्ट को भी नलीफाई करता है। एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को चूंकि बफर सॉल्यूशन नलीफाई करता है, पीएच चेंज नहीं होने देता, एसिड डालें या बेस डालें, इसलिए इसको एम्फोलाइट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन को रेगुलेटर भी कहते हैं। बफर सॉल्यूशन को रेगुलेटर भी कहते हैं। क्यों रेगुलेटर कहते हैं? कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड रेगुलेटर बिकॉज दे मेंटेन द पीएच ऑफ मीडियम। ये मीडियम की पीएच मेंटेन रखते हैं, उसे रेगुलेट रखते हैं, उसको डेविएट कम ज्यादा नहीं होने देते, इसलिए इनको रेगुलेटर भी कहते हैं। बफर सॉल्यूशन के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, इसे कहते हैं रिजर्व एसिडिटी या रिजर्व बेसिसिटी। बफर सॉल्यूशन के लिए टर्म हम यूज कर सकते हैं रिजर्व एसिडिसिटी, रिजर्व एसिडिटी या रिजर्व बेसिसिटी भी हम यूज करते हैं। अब स्टूडेंट बफर सॉल्यूशन बनते कैसे हैं? याद रखिएगा, बफर सॉल्यूशन बनते हैं वीक एसिड और उस वीक एसिड के साल्ट के कॉम्बिनेशन से। यानी वीक एसिड एसिडिक एसिड है, उसका साल्ट है सोडियम एसीटेट, इनको वाटर में मिलाएं, बफर बनेगा। बफर सॉल्यूशन बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड देयर साल्ट, या वीक एसिड इन एक्सेस, वीक एसिड इन एक्सेस, स्ट्रॉन्ग बेस इन लिमिटेड अमाउंट। क्या मतलब स्टूडेंट इस बात का? यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाएं, बफर बनेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है वीक एसिड के मिलीमोल स्ट्रॉन्ग बेस के मिलीमोल से ज्यादा होने चाहिए, तब बफर बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाएं और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलीमोल ज्यादा हो, वीक एसिड के मिलीमोल कम हो, तो वो सॉल्यूशन फिर बफर नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन है। यहां इस पे कोई कंडीशन नहीं है, जितना मर्जी है वीक एसिड, जितना मर्जी है साल्ट आप उसका मिलाएं, वाटर में डिजॉल्व करें, बफर बन जाएगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ये स्टूडेंट में लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। ऐसे बफर जो वीक एसिड और उसके साल्ट को मिलाने से बने, या वीक एसिड इन एक्सेस और स्ट्रॉन्ग बेस स्मॉल अमाउंट में उसको मिलाने से बने, ऐसे बफर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एसिडिक बफर कहते हैं। स्टूडेंट यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एसिडिक बफर कंपोजिशन की बेस पे है, पीएच की बेस पे नहीं है। एसिडिक बफर की पीएच 25 सेंटीग्रेड पे 7 भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है,
और 7 से कम भी हो सकती है। यानी एसिडिक बफर एसिडिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास लाजमी नोट करें जी। स्टूडेंट, बफर बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? जब हम वीक बेस और उसके साल्ट को मिलाएं इन एनी प्रोपोर्शन, वीक बेस और उसके साल्ट को किसी भी प्रोपोर्शन से मिलाएं तो हमारे पास बनेगा बेसिक बफर। या वीक बेस एक्सेस में स्ट्रांग एसिड थोड़ी मिकदार में, वीक बेस एक्सेस में स्ट्रांग एसिड थोड़ी मिकदार में मिलाएं तो फिर भी हमारे पास बेसिक बफर बनेगा। यहां पे भी कंडीशन वही है कि वीक बेस के मिलीमोल स्ट्रांग एसिड के मिलीमोल से ज्यादा होने चाहिए। अगर वीक बेस के मिलीमोल स्ट्रांग एसिड के मिलीमोल से कम हुए या बराबर हुए फिर वो बफर नहीं होगा, ये कंडीशन है जी। अब सुन, बेसिक बफर भी 25 सेंटीग्रेड पे 7 से कम पीएच, 7 पीएच और 7 से ज्यादा पीएच हो सकती है। यानी हमारे पास बेसिक बफर भी एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है, बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है। स्टूडेंट, आपका बड़ा खूबसूरत एमसीक्यूज है कि बफर सॉल्यूशन हैज पीएच 7, बफर सॉल्यूशन हैज पीएच 7, बफर सॉल्यूशन की पीएच 7 है। द बफर विल बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, बोथ एंड बी। अब यहां पे हम न्यूट्रल पे नहीं जाएंगे क्योंकि बफर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। न्यूट्रल बफर नहीं होता क्योंकि बफर की क्लासिफिकेशन पीएच की बेस पे नहीं है, याद रखना। अगर पीएच की बेस पे होती तो फिर 3 टाइप के बफर होते, एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर। बफर की क्लासिफिकेशन कंपोजिशन की बेस पे है, यानी बफर एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं। एसिडिक बफर तीनों सॉल्यूशन हो सकते हैं। एसिडिक बफर की पीएच 7 भी हो सकती है, 7 से कम भी, 7 से ज्यादा भी। यानी एसिडिक बफर हो सकता है एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। सेम इज द केस फॉर द बेसिक बफर। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट अपने ज़हन में आपने याद रखना है। एसिडिक बफर की क्या एग्जांपल है स्टूडेंट? एसिडिक बफर की एग्जांपल है एसिडिक एसिड, सोडियम एसीटेट। एसिडिक एसिड के साथ कोई भी साल्ट आप ले लें, एसिडिक एसिड के साथ कोई भी एसिडिक एसिड का साल्ट ले लें, वो सोडियम एसीटेट हो सकता है, पोटेशियम एसीटेट हो सकता है, वो कैल्शियम एसीटेट हो सकता है, कोई भी आप ले लें तो स्टूडेंट वो बफर होगा। थैलिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, इनका कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर होने के लिए वीक एसिड होना मस्ट है स्टूडेंट। बोरिक एसिड, बोरेक्स, कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट। बोरिक, हमारे पास बोरिक एसिड, बोरेक्स, कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, सोडियम सिट्रेट। ये चंद एग्जांपल है किसकी स्टूडेंट? एसिडिक बफर की। इसी तरह बेसिक बफर की मेरे पास एग्जांपल है स्टूडेंट। कौन सी एग्जांपल है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ये वीक बेस है। ग्लाइसरोल, ग्लाइसरीन हाइड्रोजन क्लोराइड मेरे पास एग्जांपल है। ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन हाइड्रोजन क्लोराइड मेरे पास एग्जांपल है। इसको जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बेसिक बफर बनेगा जी। अब स्टूडेंट, कुछ एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं आपके लिए। मेरा पहला एमसीक्यूज है एसिडिक बफर हैज पीएच एट 25 सेंटीग्रेड। एसिडिक बफर की 25 सेंटीग्रेड पे क्या पीएच होगी? एसिडिक बफर क्या होता है? जो वीक एसिड और उसके साल्ट के कॉम्बिनेशन से बने। अब पीएच कुछ भी हो सकती है, 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7। स्टूडेंट, आप बता सकते हो ऑल ऑफ दीस। एसिडिक बफर की पीएच कुछ भी हो सकती है। अब एसिडिक बफर पीएच की बेस पे नहीं है, इस पॉइंट को समझना। इसी तरह स्टूडेंट, एमसीक्यूज है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बफर? कौन सा बफर नहीं है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड बफर है स्टूडेंट। कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट बफर है। अब स्टूडेंट याद रखना, बाद दफा 2 साल्ट मिलकर भी बफर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये जो वाला साल्ट है, ये इसके मुकाबले में एसिडिक साल्ट है, तो सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट और सोडियम फास्फेट ये भी साल्ट हैं। चूंकि ये एज एसिड बिहेव करेगा, इसमें हाइड्रोजन है जी। अब इस हाइड्रोजन को डाल के सोडियम यहां पे लगा है, तो ये दोनों मिलकर भी बफर के तौर पे काम करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? इसमें कौन सा बफर नहीं है? ये सारे बफर हैं, तो मेरा ऑप्शन बनेगा नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट। क्या ऑप्शन बनेगा? नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा कि मेरे पास यहां पे नन ऑफ दीज मेरा ऑप्शन होगा जी। अब स्टूडेंट, मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which of the following is a buffer? which of the following is basic buffer? कौन सा बेसिक बफर है? इस केस में स्टूडेंट मेरा ऑप्शन नन ऑफ दीज बना था जी। which of the following is a basic buffer? कौन सा बेसिक बफर है जी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट, एक ऑप्शन आ गया। फास्फोरिक एसिड,
सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, एसिटिक एसिड पोटेशियम एसीटेट। स्टूडेंट याद रखना बेसिक बफर होने के लिए वीक बेस मस्ट होता है, तो याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। यहां पे अमोनियम क्लोराइड होना ही जरूरी नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, अमोनियम कार्बोनेट भी हो सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कोई भी साल्ट हो, वीक बेस और उसका साल्ट बेसिक बफर बनाएंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बेसिक बफर आ गया जी। तो स्टूडेंट अब बफर के बारे में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं बात करूंगा, पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। स्टूडेंट बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर। स्टूडेंट याद रखना बफर सॉल्यूशन की पीएच एंड पीओएच कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही मशहूर इक्वेशन है जिसको कहते हैं हेंडरसन हेसलबाच इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबाच इक्वेशन की मदद से आप किसी भी बफर की पीएच फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले बात करेंगे पीएच कैलकुलेशन फॉर एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की पीएच कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज हो सकती हैं वो स्टूडेंट ये है, पीएच इक्वल टू पी कैप प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। या स्टूडेंट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये माइनस हो जाएगी, ऐसे भी लिखा जा सकता है पीएच इक्वल टू पी कैप माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय साल्ट। चूंकि हम ईटा एमडी कैट नीट के लिए बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत यहां पे नहीं होती। अब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, पी कैप होता है माइनस लॉग ऑफ कैप, तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कैप प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप लॉग को अगर ओपन करें तो ऐसे भी लिख सकते हो पीएच इक्वल टू पी कैप प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत दफा आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग इज हेंडरसन हेसलबाच इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर, तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। यहां पे याद रखना, यहां पे आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। अब स्टूडेंट आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स खाता हूं। स्टूडेंट पीएच और पीके का क्या रिलेशन बनेगा, पीएच और पीके का क्या रिलेशन बनेगा, यह डिपेंड करेगा साल्ट और एसिड की रेशो पे। सिंपली अगर आपको बताऊं, जब साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा हो, यानी जब ये रेशो 1 से ज्यादा है, यानी जब हमारे पास लॉग साल्ट और एसिड की रेशो का जब मैं लॉग लूं तो आंसर हमारे पास 1 से ज्यादा है, यानी जब साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा होगी तो ये इस रेशो का लॉग 1 से ज्यादा आएगा, या अगर 1 से ज्यादा ना भी आएगा तो 0 से ज्यादा आएगा। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, जब साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा हो तो फिर पीएच पीके से ज्यादा होगी, याद रखना। इस पे कुछ आपका एमसीक्यूज भी सॉल्व कराऊंगा। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पीएच इज स्मॉलर देन पीके, पीएच इज स्मॉलर देन पीके। अगर साल्ट और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर 1 आएगा, 1 का लॉग क्या होता है 0 होता है, तो पीएच किसके बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, पीके के बराबर हो जाएगी। तो एक पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बफर सॉल्यूशन में ज्यादा हुई तो हमारे पास पीएच इज ग्रेटर देन पीके, अगर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हुई तो पीएच इज लेस देन पीके, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हुई तो पीएच इज इक्वल टू पीके। स्टूडेंट बाद दफा आपके पास इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है, जब साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन की रेशो क्या आ जाए 10, तो आपको पता है 10 का लॉग 1 होता है, तो पीएच इज 1 ग्रेटर देन पीके हो जाएगी। बाद दफा आपको ऐसा डाटा दिया जाता है कि आपको कहा जाता है साल्ट की कंसंट्रेशन 20 मोलर है जबकि एसिड की कंसंट्रेशन 2 मोलर है, पीके 3 है, पीएच बता दो, जुबानी करो, 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ गया, ये रेशो जब 10 आ गई तो आपके पास पीएच पीके से एक ज्यादा हो जाएगी। जब स्टूडेंट साल्ट और एसिड की रेशो 100 आ जाए तो क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस 2। यहां पे एक आप ट्रिक समझेंगे, अगर इन दोनों की रेशो 10 और 100 के दरमियान आ गई तो जो पीएच होगी वो पीके से 1 पीके प्लस 1 से बड़ी रकम और 2 से छोटी रकम ऐड होगी, यानी 1 पॉइंट समथिंग ऐड होगा। ये पॉइंट याद रखना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास साल्ट और एसिड की रेशो 10 से कम आ गई, 0 से ज्यादा आ गई, याद रखना हमारे पास क्या आ गई, अगर इनकी रेशो साल्ट और एसिड की जो रेशो 10 से कम आ गई और 1 से ज्यादा आ गई, जब 1 आएगी साल्ट और एसिड की रेशो 1 आएगी तो फिर 1 का लॉग 0 होता है, फिर पीएच और पीके बराबर हो जाते हैं। जब साल्ट और एसिड की रेशो 1 से ज्यादा 10 से कम आए
1 से ज्यादा 10 से कम आए तो pKa के साथ 1 से कम कम वैल्यू कुछ ऐड होगी, 0 से ज्यादा और 1 से कम कम वैल्यू ऐड होगी, इससे भी हम गैस लगा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर साल्ट और एसिड की रेशियो 0.1 हो, यानी एसिड और साल्ट की रेशियो 10 हो, अगर एसिड ऊपर में कर लूं, एसिड और साल्ट की रेशियो 10 हो या साल्ट और एसिड की रेशियो 0.1 हो, तो फिर pH pKa से कम होती है। अगर साल्ट और एसिड की रेशियो 0.01 हो, या जब मैं एसिड को ऊपर कर लूं साल्ट को नीचे करूं, ये रेशियो क्या हो हमारे पास, ये रेशियो 100 हो, तो फिर pH pKa से 2 कम होती है। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आप अपने लिए याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा pH कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर, फिर इसके कुछ आपको MCQ सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट बात करते हैं एंडरसन-एसेलबाल्च इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए हम पहले pOH फाइंड करते हैं, फिर उस pOH को हम कन्वर्ट करते हैं pH के अंदर। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो ऑटोमेटिक मिलती रहें। मेरे चैनल को खुद भी प्रमोट करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें, इसको मैक्सिमम लोगों तक आपने पहुंचाना है। तो स्टूडेंट pH कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर, pH कैलकुलेशन फॉर बेसिक बफर में हम डायरेक्ट pH कैलकुलेट नहीं करते, pOH कैलकुलेट करते हैं। तो pOH क्या होता है बेसिक बफर के लिए, pOH बराबर होता है pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। या स्टूडेंट हम अगर यहां पे माइनस करेंगे तो ये उलट हो जाएगी, बेस साल्ट की जगह और साल्ट बेस की जगह पे आ जाएगी। तो pOH इक्वल टू pKb माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय व्हाट, साल्ट। इसी तरह स्टूडेंट हम इस pKb को माइनस लॉग ऑफ Kb भी लिख सकते हैं। तो pOH बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय बेस। या स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को, इसको हम ओपन करके जब लिखेंगे लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाय B बराबर होता है लॉग ऑफ A माइनस लॉग ऑफ B, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं pOH इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑल दीज आर हेंडरसन-एसेलबाल्च इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। ये बेसिक बफर के लिए हेंडरसन-एसेलबाल्च इक्वेशन हुआ करती हैं जी। अब स्टूडेंट इसके लिए भी वही ट्रिक है कि हम pOH को किस तरह जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बेस से ज्यादा हो तो pOH इज ग्रेटर देन pKb। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बेस से कम हो तो pOH इज लेस देन pKb। अगर स्टूडेंट साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो pOH इज इक्वल टू pKb। तो ये 3 पॉइंट आपने ज़हन में याद रखने हैं। बाज़ दफा आपको MCQs इस तरह दिया जाता है कि आपका ऑप्शन ऐसा होता है कि हमारे पास बाकी जो pOH होती हैं वो pKb से कम होती हैं, एक ज्यादा होती है, और हमने ये देखना होता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा है। सिमिलरली स्टूडेंट बाज़ दफा इस नौयत का MCQs आ जाता है, साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन अगर 10 आ जाए तो pOH pKb से एक ज्यादा होगी। अगर साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन की जो रेशियो 100 आ जाए तो pOH pKb से 2 ज्यादा होगा। इसी को उलट कर लें स्टूडेंट, साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन अगर 0.1 आ जाए, यानी बेस 10 टाइम्स ज्यादा हो साल्ट की कंसंट्रेशन से, तो 0.1 आंसर आएगा। तो फिर pOH pKb से एक कम होगी। इसी तरह अगर साल्ट और बेस की कंसंट्रेशन 0.01 आ जाए इसकी रेशो, यानी जब बेस 100 हो और साल्ट 1 हो, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01। उस वक्त pOH क्या होगी, pKb से 2 कम होगी। तो ये स्टूडेंट मेरे पास था हेंडरसन-एसेलबाल्च इक्वेशन फॉर बफर्स। अब इन सारे एस्पेक्ट को यूज करके हम कुछ MCQs सॉल्व करेंगे विद द ट्रिक्स। उसका आपने एंड तक केयरफुली देखना है और ट्रिक सीखनी है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की बाकी वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ MCQs के ऊपर। स्टूडेंट बात करते हैं जो कुछ हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ MCQs की बात करते हैं। तो पहला मेरा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेंडरसन-एसेलबाल्च इक्वेशन। कौन सी मेरे पास हेंडरसन-एसेलबाल्च इक्वेशन है। स्टूडेंट मेरा पहला ऑप्शन है pH इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। तो स्टूडेंट जब लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और एसिड हो तो यहाँ पे pKb नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, pK। तो इसका मतलब ये करेक्ट हेंडरसन-एसेलबाल्च इक्वेशन नहीं है।
pH इक्वल टू पी कैप प्लस log ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय साल्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी टेक्निकल इसने गलती छोड़ी हुई है। क्या गलती छोड़ी हुई है? देखें यहाँ पे जब एसिड ऊपर होगा तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, बाकी ये ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू हेंडरसन एसेलबार्ज इक्वेशन नहीं है। तीसरी हमारे पास है pH इक्वल टू पी कैप प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीज है। अब आप में से ज्यादातर स्टूडेंट कहां पे जाएंगे? नन ऑफ दीज पे जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ये भी एक फॉर्म है हेंडरसन एसेलबार्ज इक्वेशन की, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी है। इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है जी। फिर स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है अ बफर सॉल्यूशन हैविंग pKb 5.2 if 0.04 molar salt and 0.02 molar base is present in the buffer, its pOH will be, उसकी pOH क्या होगी? स्टूडेंट जरा गौर करना, हमारे पास pKb कितना है? 5.2। अब साल्ट की कंसंट्रेशन 0.04, बेस की कंसंट्रेशन है 0.02। साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब pOH pKb से ज्यादा होनी चाहिए थी। तो pKb कितना है? 5.2। इसका मतलब 4.7 ऑप्शन में नहीं हो सकता, 5.2 ऑप्शन में नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अगर सिर्फ एक ऑप्शन pKb से ज्यादा होता हम उस पर ही चले जाते। अब मसला यह है कि दो ऑप्शन pKb की वैल्यू से ज्यादा हैं, तो हमें कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? pOH इक्वल टू pKb कितना है जी? 5.2 प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट 0.04, कंसंट्रेशन ऑफ बेस 0.02। ये हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट। pOH इक्वल टू 5.2, ऐसी बात है स्टूडेंट, 5.2 प्लस log ऑफ, स्टूडेंट जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? 2 बनेगा जी। कैसे 2 बनेगा? देखें स्टूडेंट, इस डेसिमल को मैं इधर ले आऊं, इस डेसिमल को इधर ले आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.4 डिवाइड बाय 0.2 हो जाएगा। इस डेसिमल को खत्म कर दूं, इस डेसिमल को खत्म कर दूं, जो काम नॉमिनेटर में करें वही काम डिनोमिनेटर के अंदर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आ जाएगा जी। स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया है log ऑफ 2 क्या होता है? 0.3 होता है जी। तो pOH इक्वल टू 5.2 प्लस 0.3, pOH इक्वल टू 5.5। तो स्टूडेंट ये मेरा आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा जी। ट्रिक हम आधे ऑप्शन हमने ट्रिक से निकाल दिए, आधे ऑप्शन हमने ट्रिक से निकाल दिए, जबकि आधे ऑप्शन, चूंकि अगर एक ही ऑप्शन pKb से ज्यादा होता तो हमारा डायरेक्ट हम कैलकुलेशन के बगैर पहुंच जाते। लेकिन मैंने आपको लॉग बगैर कैलकुलेटर के लॉग कैसे लिए जाता है, अगर आपने मेरी pH एंड pOH वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, आप इस चैप्टर की पूरी वीडियो देख सकते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है सोडियम बेंजोएट एंड बेंजोइक एसिड ऑफ इक्विमोलर मिक्स टू फॉर्म बफर if K for benzoic acid is 7 into 10 to the power minus 2, pH will be, pH क्या होगी? स्टूडेंट एमसीक्यूज को समझना, वो कहता है सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड का इक्विमोलर, यानी दोनों की कंसंट्रेशन बराबर मिक्स कर दिया, तो pH क्या होगी अगर बेंजोइक एसिड का K 7 into 10 to the power -2 हो। जब साल्ट और बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट साल्ट है, इक्विमोलर, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो फिर pH pK के बराबर होगी, pH pK के बराबर होगी। हमें pK नहीं दिया, K दिया हुआ स्टूडेंट, तो pK खुद निकाल देंगे। pK इक्वल टू माइनस log ऑफ K, वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, माइनस log ऑफ 7 into 10 raised to the power -2 हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट माइनस को बाहर ही छोड़े जी, log ऑफ 7 प्लस log ऑफ 10 raised to the power -2। मैंने इसको क्या कर दिया? log A into B ओपन कर दिया, log ऑफ A प्लस log ऑफ B कर दिया, माइनस बाहर ही स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? log ऑफ 7 मैंने आपको पढ़ाया है log ऑफ 2.3 के बराबर होता है, log ऑफ 3.48 यानी 0.5 के बराबर होता है, log ऑफ 5.7 के बराबर होता है, log ऑफ 7.85 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो गया 0.85 प्लस पावर पीछे आ जाएगी -2 log ऑफ 10, log ऑफ 10 1 के बराबर होता है स्टूडेंट, तो माइनस 0.85 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2 और 0.85 आ जाएगा -1.15। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -1.15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी क्या हो जाएगा? 1.15। पी क्या 1.15 है। साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है, तो पीएच पी के बराबर होगी। पी कितना है हमारे पास? 1.15। तो हमारे पास ऑप्शन होगा
1.15 स्टूडेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट ये लाग बगैर कैलकुलेटर के कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे प्रैक्टिस करना, ये बफर में भी यूज होगा और वहां पे भी यूज होता है। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। इफ पीके ऑफ बेस इज 6.4, एक बेस है, इसका पीके बी 6.4 है, देन व्हाट शुड बी द रेशियो बिटवीन साल्ट एंड बेस टू फॉर्म बफर ऑफ 4.4 pOH। हमारे पास एक क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक बेस है जिसका पीके बी कितना है, जिसका पीके बी 6.4 है। कहते हैं हमारे पास साल्ट और बेस की क्या रेशियो हो कि हमारे पास जो पीएच हो जाए, पीओएच हो जाए, वो कितनी हो जाए 4.4। पीओएच पीके बी से कितने कम है, 2 कम है। तो 2 कम होने के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको, मैंने बताया था साल्ट और बेस की रेशियो, साल्ट और बेस की रेशियो कितनी आनी चाहिए 0.01। जब साल्ट और बेस की रेशियो 0.01 आएगी तो उस वक्त जो पीओएच होगी पीके बी से 2 कम होगी। चूंकि 6.4 पीके बी था, पीएच होनी चाहिए 4.4, 2 यूनिट कम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये कब आता है, जब साल्ट 1 हो और बेस 100 हो, यानी 1/100 करेंगे तो 0.01 आएगा। यानी साल्ट और बेस की रेशियो होनी चाहिए 1:100। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज पे आ जाए, सी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये सारी टेक्निक आपको समझ आई होंगी। ये मेरा आज का सेशन था जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया बफर सॉल्यूशन और पीएच ऑफ बफर, हेंडरसन एसलबार्च इक्वेशन के टेक्निक्स, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, सब कुछ आपको मैंने सिखा दिया। अब मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी के ऊपर, बफर यूजेस के ऊपर, और फिर साल्ट हाइड्रोलिसिस पे मेरी वीडियो आएगी। लेवलिंग इफेक्ट पे भी थोड़ी सी बात हम किसी वीडियो में कर लेंगे। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को खुद भी प्रमोट करें और बाकी लोगों को भी सजेस्ट करें कि केमिस्ट्री सुपर किंग हम सब का चैनल है, इसको आपने बहुत आगे लेकर जाना है ताकि इससे जो इनकम जनरेट हो उसको हम केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन में 50% डोनेट करके पूरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।